है। आपका छोटी से छोटी भी मिस्टेक हो वो आपको ठीक करना। मैं कहूंगा मेरा नाम इकबाल शेख है, लेकिन मुझे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट से उसको क्योंकि उसमें की गई छोटी गलती या बड़ी गलती आपका पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। राउंड 1 में जो पहला ऑप्शन है ये बहुत सोच समझ के डाले, क्यों कि जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फ्रीज का मतलब ये आपका कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म कैसे बनाओगे, बहुत इसलिए हम लोग ये बोलते हैं अक्सर कि भाई ऐसी कॉलेज डालो जो आपको मिलनी नहीं है। सही। तो सर मुझे ये बताइए, हमारे व्यूअर्स को या पेरेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे इसमें 1, 3, 6 क्या है। हेलो दोस्तों, अभी इंजीनियरिंग एडमिशन के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कैप राउंड क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, स्कॉलरशिप क्या होती है, कैसे स्कॉलरशिप मिलती है। इन्हीं सभी सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज डॉक्टर इकबाल शेख साहब। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं हमारे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी इंजीनियरिंग के एडमिशन के फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारी डिफिकल्टी रहती है, बहुत सारी क्वेरी रहती है। अगर उन्हें मालूम नहीं है तो वो ब्रांच सही सेलेक्ट नहीं कर पाते, कॉलेज सही सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इस पॉडकास्ट में बुलाया हूं कि आप इन सारे सवालों का जवाब दें और हमारे स्टूडेंट और पेरेंट्स को गाइडेंस मिले। बिल्कुल। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूवर्स को। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डॉक्टर इकबाल अहमद शेख साबु सिद्दीक कॉलेज में मैं 33 साल सर्विस दे चुका हूं और पिछले कई सालों से मैं एडमिशन का काम भी देख रहा हूं। स्टूडेंट्स को मेनली गाइड करना, काउंसिल करना, ये मेरी जिम्मेदारी रहती है। जफर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ये काफ़ी ट्रिकी एस्पेक्ट होता है। उसका एक वजह भी है कि ये आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऑलमोस्ट 90% केसेस में अगर आप इंजीनियर बन गए तो ये लेबल आपके साथ पूरी लाइफ चलेगा। हार्डली कोई बच्चा इधर उधर डिविएट होता है। जैसे एक बार आप डॉक्टर बन गए तो आप डॉक्टरी के पेशे में ही रहते हो, फिर इधर उधर नहीं जाते हो। उसी तरीके से इंजीनियरिंग का भी मामला वैसा ही है कि आप एक बार इंजीनियर बन गए तो पूरी लाइफ आप यही पेशे में गुजारोगे। यस। अब आपका पूरा लाइफ का दारोमदार इसी पर है कि आप अपने कदम इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस में आगे किस तरीके से रख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, क्योंकि उसकी वजह कुछ ऐसी भी हमने देखी है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में मालूमात नहीं है। अक्सर ये होता है कि माँ बाप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते ही नहीं है अक्सर। बिल्कुल। अब ऐसी सूरत में बेचारे माँ बाप अपना कारोबार संभाले, अपनी नौकरी वगैरह करे या ये सब चीजों में पीछे लगे, और बच्चे जो रहते हैं ये उम्र उनकी कच्ची है, तो वो अपने अपने हालात में रहते हैं कि हमको यही चाहिए, यही ब्रांच चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब उसमें कभी कभी ये होता है कि आपका वक्त निकल जाता है, कभी कभी आपका वो पर्टिकुलर कॉलेज या वो पर्टिकुलर ब्रांच में आपका नंबर नहीं लगता है। तो ये सब चीजों की जो तकलीफ है वो टुवर्ड्स द एंड कैंडिडेट और अल्टीमेटली वो फैमिली को भुगतना पड़ती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के एडमिशन के पहले अपने आप को पूरी तरीके से इन्फॉर्म रखिए। डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखिए, बहुत जरूरी है। तो इसी पे एक सवाल था सर आपसे कि ये कैप का प्रोसेस क्या होता है। कैप 1, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अभी मैं थोड़ा आपको इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। अभी सीईटी, अब इस साल तो सीईटी 1 एंड सीईटी 2 दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के रिजल्ट आपके आ चुके हैं। ये सीईटी रिजल्ट आने के बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग एडमिशन
जो सीईटी सेल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो कंडक्ट करता है। बिल्कुल। तो उनका रिजल्ट उनका नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। यस। तो जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक एडमिशन प्रोसेस शुरू ही नहीं होती है। तो आप ये ख्याल रखिए कि अभी कुछ पेरेंट्स हमारे कांटेक्ट में आते, सर हम कॉलेज में कब आए? क्यों भाई? एडमिशन लेना है। यस। ऐसा नहीं होता है। आप ये मालूम रखिए कि एडमिशन प्रोसेस कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की विंडो पर नहीं होता है। अभी सारा ऑनलाइन हो गया है। जी, सेंट्रलाइज हो गया है। अब सेंट्रलाइज होने में आसानी भी हुई है, लेकिन जो ये सब चीजों से वेल इन्फॉर्म है उनके लिए आसानी हुई है। लेकिन अगर जो पेरेंट्स, जो बच्चे ये सिस्टम से वाकिफ नहीं है, उनके लिए ये सरदर्द है। बिल्कुल। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि आप अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखिए, क्योंकि आपका अगर कहीं भी इंफॉर्मेशन का लेवल कम है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अब मैं शुरू करता हूं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस शुरू होंगी नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन आज आपका सीईटी का रिजल्ट आ गया है, तो नोटिफिकेशन आने तक आपको क्या क्या करना है? ये वक्त आप जाया मत कीजिए। ये वक्त को कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करना है। आप कैसे करोगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके नाम वगैरह में कहीं भी गलतियां है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो भी है, आपका छोटी से छोटी भी मिस्टेक हो वो आपको ठीक करना हो, करेक्ट करना पड़ेगा। स्पेशली अभी आप शायद सीईटी 2 के रिजल्ट के पहले वो आधार से ऑथेंटिकेशन मांग रहा था। तो उसमें आपका अपार आईडी, आपका नाम आधार से मैच होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में एक जैसे नाम हो, तो आपके लिए इंजीनियरिंग में सफर आसान हो। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अगर जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करने जा रहे हैं, वो अपना अकाउंट नेशनलाइज बैंक में ओपन करना पड़ेगा। नेशनलाइज बैंक में, आप कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह में मत जाइए। तीसरी बात है, अपने आप को जितना वेल इन्फॉर्म कर पाए वो कीजिए। बिल्कुल। अब मैं इंजीनियरिंग, मान लो नोटिफिकेशन, इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ गई। तो सबसे पहला स्टेप होता है, वहां पर आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, आपको अप्लाई करना है। इसकी फीस हो सकता है आप सीईटी के साथ में भर चुके होंगे। अब आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और कुछ इंफॉर्मेशन और डायरेक्टली फेच कर लेता है, जैसा सीईटी के रिजल्ट्स, ये 12th के रिजल्ट्स, ये सब डायरेक्टली फेच कर लेता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको एंटर करना पड़ती है। इस वक्त पर भी आप अननेसेसरी नाम में स्पेस वगैरह न छोड़िए। आपका नाम जैसा है वैसा ही लिखिए। वजह मैं बताता हूं कि अगर मान लो मैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूं, मैं कहूंगा मेरा नाम इकबाल शेख है, लेकिन मुझे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट से उसको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। आप हर कोई वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट से जस्टिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका नाम है, ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लिविंग सर्टिफिकेट में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। बराबर। तो आपकी जूनियर कॉलेज से जो आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिला है उसको बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि आप वो लेके कॉलेज इधर जाओ उधर जाओ ये करोगे और मान लो गलती से कहीं मिसप्लेस हो गया तो आपको तकलीफ होगी। तो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, ओरिजिनल एक जगह रखिए और उसके मल्टीपल सेट्स बना के रखिए। नॉट ओनली हार्ड कॉपी, आप उसके स्कैन करके सॉफ्ट कॉपीज भी फोल्डर में रखें। ये बहुत जरूरी है। सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके रखें तो स्कैन करके, यही मैं बता रहा था कि आपके पास एक फोल्डर आपके ईमेल में होना ही चाहिए, जहां चाहे वहां पर आप उसको एक्सेस कर पाए, जिसमें आपके ज्यादातर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है स्कैन करके रेडी रहे। बिल्कुल। उसके साथ आपका एक फोटो भी स्कैन करके रखें। अब आप जब अप्लाई करते हैं तो आपसे एक जनरल मालूमात लेंगे, लेकिन वो हर चीज आपसे पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका एसएससी, एचएससी, ये सब चीजें वहां पर आएगी। ये सब के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये सब
यूं समझिए असेंशियल कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आप गलतियां मत करें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वही इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि वो स्क्रूटनाइज होगा। ओके ओके। आप सबसे पहली चीज ये जानिए कि ये इंजीनियरिंग एडमिशन जो मेजॉरिटी इंडियन सिटीजन के लिए है। हाँ। तो आप ये मत सोचिए इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। आपके लिविंग सर्टिफिकेट में आपकी नेशनलिटी लिखी है। हाँ, इंडियन लिखा रहे तो इंडियन है, काफी हो गया। काफी है। आपका डेट ऑफ बर्थ वहां पे लिखा हुआ है। ये ध्यान रखें कि आपका एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट है, उसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। ये ध्यान दीजिए कि इसमें कहीं मिसमैच ना हो। अगर है तो उसको ठीक करवाइए, वक्त रहते ठीक करवाइए। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, इसके लिए करीबन एक आध हफ्ता मिलता है। हाँ, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन करना है। पहला उसके बाद सबसे पहला स्टेप है आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी है वो हर चीज स्क्रूटनाइज होंगी। एफसी सेंटर पे जाके स्क्रूटनी दो टाइप से हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। आपके घर के आसपास जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होंगी वहां पे एफसी फेलिस्ट्रेशन सेंटर मिल ही जाता है। एफसी सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो वहां पर हर वो चीज स्क्रूटनाइज होंगी जो आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। हाँ, ओरिजिनल और साथ में जेरॉक्स भी रखिए सेफर साइड, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि आपका एफसी सेंटर आपके घर के बाजू में हो। हो सकता है कुछ रिमोट एरिया में आसपास 4-5-10 किलोमीटर जाना भी। बिल्कुल। तो वहां जाने के बाद आपको मालूम है कि इसका जेरॉक्स चाहिए तो ये सब गलतियां मत करें। ओरिजिनल संभाल के रखिए, वहां पर ओरिजिनल से वेरीफाई होंगे। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी वो लोग मांग लेते हैं, तो आपके पास तुरंत रेडी होना चाहिए। जब आपके हर सर्टिफिकेट को उन्होंने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद एक स्लिप जनरेट होंगी कि ये चीजें ये कैंडिडेट की वेरीफाइड है। एक्नॉलेजमेंट लेटर। एक्नॉलेजमेंट ये बहुत कीमती चीज है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये क्यों मैं बता रहा हूँ अभी। फिलहाल बस आप इतना रखिए कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप मिलती है, रखिए। अच्छा, आप लेवल 2 क्रॉस कर गए। ओके ओके। अब हम लेवल 3 पे जाते हैं। लेवल 3 क्या है? आपकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। प्रोविजनल, आप इसका माने समझ लीजिए, प्रोविजनल का मतलब है कि ये अभी फाइनल नहीं है। क्योंकि उसमें आपके कोई भी चीज में आपको एरर दिखाई देती है, तो आप उसको ठीक करवाने के लिए आपको एक 3-4 दिन का एरर, मतलब नाम में एरर, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है कि अननेसेसरी एक स्पेस भी आ गया, उसको भी ठीक करवाइए। क्योंकि वो एक बार फाइनल हो गई, वो विंडो क्लोज हो जाएगी आपकी। ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। यस। वो आपको ठीक, उसमें जो भी आपको लगता है कि मेरी एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इसको प्लीज आप ठीक करना चाहिए। या अभी आपको ये सब मौके फ्री में मिल रहे हैं। उसके बाद आपको ये फ्री का कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, वो बहुत तकलीफ देगा। तो हर वक्त में जो चीज आपको करने के लिए की गई है वो बिल्कुल ईमानदारी से कीजिए और 100% कीजिए। ऐसा नहीं कि एक इंफॉर्मेशन है ना, मैं 2 दिन बाद करवा दूंगा और उसके बाद आप भूल जाओगे या कहीं बीमार हो गए या प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट के बीच में 2-3 दिन होता है। हाँ बिल्कुल, आपको वो ग्रीवेंसेस रेस करने के लिए 3-4 दिन मिलते हैं। एक बार आप के डॉक्यूमेंट्स और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कह दिया कि भाई कुछ एरर नहीं है, तो फिर आपके पास कोई मौका नहीं ठीक करने का, और फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपको भुगतना करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आई। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके नंबर के हिसाब से आपको एक मेरिट में डाल दिया जाएगा। इसीलिए जो हमने एम्फेसाइज किया ज्यादा कि प्रोविजनल मार्कशीट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को अच्छी तरीके से देख के उसको ठीक करवाना है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। बराबर है। अब स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया, आपका एप्लीकेशन स्क्रूटनी और प्रोविजनल हो गया, तो अब फाइनल मेरिट लिस्ट लग गई। बिल्कुल। उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है वो ऑप्शन राउंड होता है। अब ये ऑप्शन राउंड
उसको हम एक तरीके से यूं समझे कि एक माइंड गेम है। हाँ, क्योंकि उसमें की गई छोटी गलती या बड़ी गलती हाँ, आपका बहुत पूरा महंगी पड़ेगी। पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। हाँ, हाँ, तो प्लीज ऑप्शन राउंड के बारे में आप पूरी तरीके से समझ लीजिए। हाँ, अभी ऑप्शन राउंड, ऑप्शन मतलब क्या? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। ऑप्शन का मतलब ये है कि हर एक कॉलेज, जैसे मैं अगर सार्वजनिक कॉलेज की बात कर रहा हूं तो हमारे पास 8 ब्रांचेस हैं। हाँ, तो 8 ब्रांचेस, हर एक ब्रांच का एक कोड होता है। कोड होगा। अभी इसमें एक नहीं 2 कोड मिलेंगे। हाँ, एक वजह TFWS का। Okay. TFWS के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन TFWS का जो कोड रहेगा वो T से शुरू होगा। तो जो TFWS के लिए एलिजिबल नहीं है तो प्लीज उसको न सेलेक्ट करें। हाँ, नहीं, उनके इसमें आएगा भी नहीं, लेकिन अगर कभी कभी होता है कि भाई इसके उसमें तो ये आ रहा है, हाँ, इसके उसमें तो ये आ रहा है, मेरे उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल, है, तो वो परेशान मत होइए। आपको TFWS का कोड, जो कोड होगा T से शुरू होगा। हाँ। तो जैसे 8 ब्रांचेस है तो 8 दूनी 16 ऑप्शंस सब उसके एक कॉलेज के हो गए। एक कॉलेज। इस तरीके से आप जितनी कॉलेज आपने जहन बना रखा है तो उस हिसाब से उतने ऑप्शंस आप फील कर पाए। मतलब पहले ऑप्शन को आप अरेंज कर लें। इसलिए अभी फिलहाल जो वक्त है उसमें आप एक काम कीजिए कि आपके CET स्कोर, जैसा एक कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस जितनी भी होती है, एक बट नेचुरल चीज है कि उसके CET स्कोर जो हाई चलते हैं, कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस है। अब आपको ये भी देखना है कि मुझे मेरे CET स्कोर के आसपास कौन सी कॉलेजेस है। हाँ, उसके बाद वो कॉलेज पे आना जाना मेरे लिए आसान है या नहीं, क्योंकि आपको 1-2 दिन नहीं जाना है, आपको 4 साल निकाल ट्रैवलिंग करना है। अभी अगर आप ये कहेंगे कि भाई मैं 4 दिन के बाद ही मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं? आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज बहुत सारी चीजें फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करना चाहिए। अभी इवन मैं ये यहाँ पे एक बात ऐड ये भी करूंगा कि सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना, इन्वॉल्व रहना चाहिए उसमें। बिल्कुल। अभी पेरेंट्स को अपने बच्चे की एबिलिटीज मालूम होती है। हाँ, तो मैं पेरेंट्स को एक जनरल आइडिया देते रहता हूं कि जो भी कॉलेज आप सोच रहे कि यहाँ पे मेरा बच्चा जाए, तो मेरी एक एडवाइस है कि जिस वक्त पे कॉलेज शुरू होती है और जिस वक्त पे कॉलेज की छुट्टी होती है, पेरेंट्स खुद अपने घर से वहां तक ट्रैवल करके देख ले। अच्छा, और क्या शाम में भी जब छुट्टी हो रही है, चीज बताइए आपने, तो आप उस वक्त पे भी ट्रैवल करके देखें। क्योंकि बंबई जैसे शहर में लोकल ट्रेन का जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, डेंजरस भी है, डेंजरस भी है। तो प्लीज माँ बाप ये ख्याल रखे कि उस वक्त पे आना जाना करके देखें। आप ये कह के नहीं हम बच्चे को फर्स्ट क्लास का पास दे देते, बंबई है, फर्स्ट क्लास में भी इतनी भीड़ होती जितनी सेकंड क्लास में होती है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा खास मैसेज ये है कि क्या ट्रेन जर्नी बच्चे के लिए कन्वीनियंट है, सेफ है या नहीं। और खास करके अगर आप की बच्ची के मामला है तो स्टेशन से उतर के कॉलेज तक के का रास्ता भी आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी एज के मुताबिक थोड़ा नजर मारे। क्या वो रास्ते में कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह कहीं दिखाई दे रहे या सन्नाटा है, ये सब चीजें गौर करने वाली बात है, क्योंकि बच्ची का मामला है। तो ये आप सब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये खास ध्यान रखें कि अभी का जो आपके पास टाइम है उसमें ये सब डेटाबेस आपके पास एक रफ लेवल पर तो बनना चाहिए। अब ऑप्शन भरने में आप ये ख्याल ऑप्शन फॉर्म भर मिनिमम 1 मैक्सिमम 300। अच्छा। अभी इसमें ये भी ध्यान रखना है कि मान लो देखे शुरुआत के ऑप्शंस तो आप भर सकते, 300 भरना जरूरी नहीं है, लेकिन आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें यह ख्याल रहे कि राउंड 1 में जो पहला ऑप्शन है ये बहुत सोच समझ के डाले। क्यों
कि जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज, ऑटो फ्रीज का मतलब ये रहता है कि अगर आपको ये ब्रांच अलॉट हो गई, ये फर्स्ट ऑप्शन अलॉट हो गया, आपको लेना ही लेना है, आप लो या ना लो, आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। मतलब लेना ही है उसको। लेना ही है आपको, इसलिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन सोच समझ के फर्स्ट राउंड में फर्स्ट, ऐसा सेकंड राउंड थर्ड राउंड के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बता देंगे। अच्छा, अभी आप मान लो पहले 10-12 ऑप्शन तो बहुत केयरफुली भर देते, लेकिन मान लो आपके 36 ऑप्शन की बात करूं, जब तक आपका पेशेंस खत्म हुआ रहता है, जब आप फील करने में, तो 36 और 37 या इस तरीके से कोई भी हो, आप अपने लिए जो कन्वीनियंट कॉलेज है उसको ही ऊपर रखना ही चाहिए। गलती से भी आप ऐसी कॉलेज को ऊपर ना दे जो आपको अलॉट होने पर आपको तकलीफ हो, रिग्रेट हो, तो लेना। हाँ, मतलब ये सब चीजें आप ऑप्शन राउंड में हर एक ऑप्शन एक ऑर्डर इंडिकेट करता है, और कंप्यूटर जब आपको अलॉटमेंट दे रहा है तो पहला ऑप्शन पहले देखेगा, सेकंड वाला अगर पहला नहीं हुआ तो ही सेकंड पे जाएगा, अगर सेकंड नहीं मिला तो ही थर्ड पे जाएगा। तो अगर आपका 36वां ऑप्शन आपका अलॉट हो गया तो 37 देखेगा नहीं, चाहे वो उसमें रहे या ना रहे ना, और वो हो सकता है आपके लिए कन्वीनियंट हो, तो बनिस्बत 36 के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप वो ऑर्डर से भरिए, प्रायोरिटी बेस पे ऑर्डर लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने कि इसमें प्रायोरिटी वो आपकी प्रायोरिटी है। कंप्यूटर जब अलॉटमेंट के टाइम पे ये सब उसके लिए तो सब ऑर्डर है, बस वो देखेगा। अब आपका जो ऑप्शन 1 फॉर्म फिलअप हो गया, आपने सबमिट कर दिया, अब अलॉटमेंट आएगा, इसके लिए 3-4 दिन मिलते हैं आपको ऑप्शन 1 फिल करने के लिए। उसके बाद अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट में 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपको अलॉटमेंट आया या नहीं आया। अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पहले 2 राउंड में अक्सर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल नाउम्मीद मत हो, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये बहुत सौ के साथ होगा, बहुत लोगों के साथ होंगे कि फर्स्ट 2 राउंड्स पे मिलता नहीं है, नॉट अलॉटेड आ जाता है। चलिए, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आया, फिक्र करने की बात नहीं, लेकिन आपको अलॉटमेंट आ गया, तो आपको फिर ये देखना कि क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगर ये ऑप्शन नंबर 1 आपका ऑटो फ्रीज है, तो आपको लेना ही है। आप कॉलेज पहुंचिए और आप डिमांड ड्राफ्ट लेके जाइए, और जो मैंने एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बारे में बीच में बताया, वो सारे डॉक्यूमेंट ले, वो सभी डॉक्यूमेंट और आपका अलॉटमेंट लेटर सब के साथ सबमिट करना है। वो कॉलेज आपके वो सब सर्टिफिकेट्स अपने कस्टडी में ले लेगी। ओके। तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं बचेंगे, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि मल्टीपल सेट्स बना के रखिए, अटेस्टेड करवा, क्योंकि हो सकता है आपको 6 महीने बाद, 6 महीना 1 साल बाद वापस पड़े। तो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको इतने जल्दी मिलते नहीं, क्योंकि वो और अलग यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए चले जाते, वेरिफिकेशन वहां पर भी होगा। अब मान लो आपको ऑप्शन 1 नहीं लगा है, लेकिन ऑप्शन 2 या उसके बाद वाला कोई लगा है। ऑप्शन 1 की हम बात करें, तो ऑप्शन 1 में कैपराउंड 1 में ऑप्शन 2 या उसके नीचे वाला कोई अलॉट हुआ है, तो आपके पास फिर 2 ऑप्शन है। आप या तो ले लीजिए, खुश हो जाइए उससे, या आप नहीं लेना है तो भी आप फ्री हो, आप वो कॉलेज को रिपोर्ट मत कीजिए। लेकिन फिर जिसको लेना है, लेकिन लेने के बाद भी एक फीलिंग है कि नहीं इससे भी अच्छा मुझे मिल सकता है, फर्स्ट वाला भी मिल सकता है। हाँ। तो फिर आपको क्या करना है, उसको आपको बेटरमेंट के लिए जाना है। ओके। लेकिन आपको ये भी है कि मेरी ये सीट मुझे बचा कर भी रखनी है। तो आप एक्सेप्टेंस फीस है वो भर के 1000 रुपए रहती है, तो आपकी वो सीट आपके पास है जो आपको अलॉटमेंट आया है, मतलब आप बिल्कुल ऑर्फन नहीं बन जाओगे, आपके पास एक सीट है जो आपको कैप राउंड में अलॉटमेंट आया है। बस आप वो रखिए, 1000 रुपीज फीस लेके आप बेटरमेंट में जा सकते हैं। बेटरमेंट में कब जा सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि आपको अलॉट हुई, आपने एक्सेप्टेंस फीस भरी। अब बात आती है दोनों केस में कि आपको नहीं, ये एक्सेप्टेंस फीस भर के आपको ये सीट नहीं चाहिए, और या तो आपको अलॉट ही नहीं हुआ, या
आपको लेना ही नहीं है, जो सीट चाहिए थे लेना ही नहीं है, मुझे वो मेरे लिए प्रोटेक्ट करना भी नहीं है। ये तीनों सूरत में आप राउंड 2 में जा सकते हैं। आपने अगर एडमिशन कंफर्म कर लिया, आपके एडमिशन आपके फीस भर दी, आपके ओरिजिनल सब, तो फिर आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गए। लेकिन फीस भर दिया आपने, हाँ, तो आप सेकंड राउंड अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बेटरमेंट में अप्लाई किया तो सेकंड राउंड अप्लाई कर सकते हैं? यस, बेटरमेंट वही आपको सेकंड राउंड। लेकिन अगर उसने बेटरमेंट नहीं अप्लाई किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो बाहर हो जाएगा? नहीं, तो भी राउंड में जाएगा। सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो, एलिजिबल है। यस, सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके। लेकिन कैसा है कि मान लो आप बेटरमेंट में गए, तो आपकी जो ऑप्शन है ना, वो अभी आपके ऑप्शन फॉर्म में से निकली नहीं है, वो अंदर मौजूद है। तो अब आप वर्ड पिकअप कीजिए बेटरमेंट। बेटरमेंट का मतलब क्या है? मुझे कुछ अच्छा चाहिए। तो आपकी जो राउंड 1 में राउंड 1 में जो आपने ऑप्शंस फिलअप किए थे, आप उसको पूरी तरीके से रिशफल कर सकते हैं। क्यों? कि आप बेटरमेंट में जा रहे हैं। अब आप ये फैसला कैसे लेंगे कि मुझे ये नहीं, ये फला कॉलेज चाहिए। अब ऑप्शन तो फिर भी आपके पास 300 पड़े हुए हैं, तो आप ये फैसला कैसा लोगे, ये मैं बताता हूं कि कैप राउंड 1 का जो रिपोर्टिंग हम लोग बोलते हैं कि कॉलेज में जाकर 3 दिन में आपको सब सबमिट कर देने का है। तो 3 दिन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम वो आपको शेड्यूल में ही आ जाता है कि वो कैप राउंड खत्म हो गया। कैप राउंड जैसा खत्म होगा, मतलब आज शाम में 5 बजे का वक्त दिया है, तो कल सुबह आपको पूरे महाराष्ट्र भर की हर एक कॉलेज का, हर एक टाइप की सीट्स का कट ऑफ मिल जाएगा। तो आपको ये आइडिया आएगा कि मेरा सीईटी इतना है, मेरे आसपास मेरे सीईटी स्कोर के आसपास ये कॉलेज इतने पे कट हुई है, तो आपको डिसीजन लेने में फायदा रहेगा। पूरे आप ये बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि कॉलेज जाके इंफॉर्मेशन लेना। अक्सर हमारे कट ऑफ, जैसे ओबीसी का कट ऑफ, एससी एसटी का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ, माइनॉरिटी गर्ल्स कोटा, हर चीज का कोटा कट ऑफ वहां पे मिल जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अभी भी हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, पूछते कट ऑफ क्या है, कट ऑफ। अरे भाई, आपको हम जो कहे उससे कहीं ज्यादा ऑथेंटिक फिगर वेबसाइट पे दिया है, पिछले हर साल का 3 साल का दिया है। हर छोटी से छोटी चीज आपको वहां मिलेगी। आप ये सवाल पूछकर, क्योंकि एक जब ह्यूमन जवाब देता है तो हो सकता है उसमें एरर हो, मिस्टेक करेगा, लेकिन 80 की जगह 90 बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। आप उसके बेसिस पे अगर आप फैसला ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। बिल्कुल। तो अब आपका कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म कैसे बनाओगे? एक तो ये ध्यान में रखते हैं कि आपने जो पहले ऑप्शन आपको अलॉट हुआ था, वो अभी भी है, तो आप उसको रिशफल कीजिए। कैसे रिशफल करोगे? फिर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे मेरे सीईटी के आसपास कौन सी कॉलेजेस मौजूद है, या जो मुझे अच्छी लगती है, तो उसमें कौन सी कॉलेजेस, कौन सी ब्रांचेस, तो ये सब आपको वहां मिल जाएगा। बिल्कुल। अब इसी तरीके से राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा। अब राउंड 2 में पहले 3 ऑप्शंस ऑटो फ्रीज है। पहले फर्स्ट एक था, अभी इसमें राउंड 2 में पहले 3 ऑप्शंस, तीनों में से कोई भी लगा ऑटो फ्रीज है। तो वो बहुत सोच समझ के आपको फिल करना है। एक कंफ्यूजन है इसमें, है ना? बिल्कुल इसको ध्यान में रखना चाहिए पेरेंट्स से। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप रहते हैं साउथ बॉम्बे में और आपने ऑप्शन 1 2 3 पालघर या थर्ड भी डाल दिया, तो कुछ भी ऐसा डाल दिया, थर्ड भी और मत डालो, ऑटो फ्रीज हो गया, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो आप सेकंड थर्ड ये ऑप्शन बहुत, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं अक्सर कि भाई ऐसे कॉलेज डालो जो आपको मिलनी नहीं है। सही है। हम मत डालो ऐसे कॉलेज डालो जो बिल्कुल हाई, बिल्कुल आपके मेरिट से कहीं ज्यादा कट ऑफ हुई, आपको नेक्स्ट में बेटरमेंट का चांस हो, आप वो डाल दीजिए उसमें। सही है। अब इसी तरीके से राउंड 2 का अलॉटमेंट आया, उसमें पहले 3 होंगे तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है, एडमिशन लेके आपको बाहर हो जाना है। लेकिन फिर अगर आपको नॉट अलॉटेड आया, डरो मत, आप राउंड 3 के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप ले लीजिए, और नहीं करना है फिर आप बेटरमेंट में जाइए। जैसा राउंड 1 से राउंड 2 में बेटरमेंट में गए वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल। अब फिर राउंड 2 के बाद जैसा उसमें भी 3 दिन 4 दिन का टाइम मिल जाता है, फिर आप नेक्स्ट डे
आपको फिर सभी कॉलेजेस का कट ऑफ राउंड 2 का भी मिल जाएगा। MSc सीईटी की वेबसाइट पे हर चीज ऑथेंटिक फॉर्म में रहती है। तो फिर आपको मालूम हो गया कि अगर मुझे बेटरमेंट में भी जाना है या मुझे अभी नहीं मिला था तो ये कॉलेजेस में है। तो ये कहने का मकसद ये है कि राउंड 1 और राउंड 2 में अक्सर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस फीस देके सीट को दबा के रखते हैं। तो राउंड 1 और राउंड 2 की मेरिट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। हर कोई बेटरमेंट के लिए अप्लाई करता है। तो लेकिन उन्होंने 1000 रुपीज देके अपनी सीट सिक्योर करके रखी। तो आपको राउंड 1 राउंड 2 में ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन राउंड 3 इसी तरीके से राउंड 3 में जाएंगे आप, उसी तरीके से आपका ऑप्शन फॉर्म रिशफल कर सकते हैं क्योंकि आप और इस राउंड 3 और 2 में भी 300 ऑप्शन कर सकते हैं। मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपने जो राउंड 1 में आपने जो सीट बचा के रखी थी, आपके लिए प्रोटेक्ट कर रखी थी, अगर राउंड 2 में आपको कोई सीट जो अलॉट हुई तो पहला वाला निकल जाएगा। नहीं अलॉट हुई तो वो रहेगा। आप उसको रिटेन कर सकते हैं। रिटेन वो ऑटोमेटिक रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस फीस भरनी नहीं है। अच्छा, सेकंड राउंड में नहीं भरना है क्योंकि आपने राउंड 1 में आपने ऑलरेडी पे करके सीट आपके लिए रखी हुई है। अब इसी तरीके से राउंड 3 होगा। राउंड 3 में पहले 6 ऑप्शंस ऑटो फ्रीज। तो फिर आपको पहले 6 ऑप्शन ऐसे देना है कि जो अगर पहले तो आपको मिले नहीं ऐसे डाल दो। बिल्कुल हाई मेरिट पे जिसका 99 या 100 परसेंटाइल वगैरह पे जो बंद होते हैं वैसी कॉलेज डाल दो। 6 पहली 6 बाद में आप जो आपको आपके वेबसाइट के हिसाब से जो आपके नजदीक के लग रहे हैं, आपकी चॉइस के लग रहे हो। अब रहा इसमें TFWS अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो प्लीज आप उसके साथ खेल मत कीजिए। TFWS एक ऐसी चीज है कि ज्यादा खेल नहीं करें क्योंकि उसकी सीट्स बहुत कम है, तो रिस्क मत लीजिए। अब इसी तरीके से राउंड 3 कंप्लीट हो गई तो आपकी कैप की जर्नी खत्म हो गई। अच्छा, अब जो रहेगा ए कैप जिसको बोलते हैं अगेंस्ट अभी नहीं राउंड 4 भी राउंड 4 जो जिसको हम लोग वैकेंसी राउंड बोलते हैं। नहीं कैप राउंड 4 भी है। लास्ट टाइम 3 राउंड हुए थे। अभी 4 इस बार लास्ट ईयर उन्होंने 4 किए। अब इसी तरीके से 4th राउंड में भी जाएगा। 4th में तो सारे ऑटो फ्रीज हैं। फिर 4th में जो भी आपको मिलेगा वो सब ऑटो फ्रीज है। तो मेरा एक सर मुझे ये बताइए हमारे व्यूअर्स को या पेरेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे इसमें 1 3 6 क्या है। तो जैसा मैंने बताया ऑप्शन कैप राउंड 1 में पहला ऑप्शन ऑटो फ्रीज, ऑटो फर्स्ट वो लेना ही लेना है, आप लो या ना लो। वो उससे आप सेकंड में 3 और थर्ड में 6, थर्ड में 6 और 4th में तो सारे ही सब ऑटो फ्रीज। राउंड 4 ऑटो फ्रीज हो गया। सभी ऑटो फ्रीज क्योंकि आपको मिलना ही, आपको जो दिया गया लेना है, वो लेना ही उसके बाद आपका कैप जर्नी खत्म हो जाती है। अब जो भी सीट्स वैकेंट है हर कॉलेज के पास, अभी जैसे मान लो एक सीट माइनॉरिटी में है, एक सीट SC ST कोटा में है, एक सीट इधर फला डिगना जो भी है, हर सीट्स अब कॉलेज के पास आ गई। जितनी भी जैसी भी जो भी वैकेंसीज है ये सब सीट्स अभी कॉलेज के पास है। अब वो अपने वैकेंसी राउंड ये ऑपरेट करेगा। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे कि अब जो है अभी आपका 4th राउंड के बाद आपको कॉलेज की वेबसाइट या कॉलेज तक पहुंच, हर कॉलेज जो आपको चाहिए। अब कैप जर्नी खत्म हुई, जैसे मैंने बताया, मतलब सेंट्रलाइज प्रोसेस खत्म हो गया, सेंट्रलाइज असेसमेंट खत्म। अब आपको कॉलेज टू कॉलेज जाना है। उनका फॉर्म भरना पड़ेगा, उनका अपना फॉर्म रहेगा, वो भरना है आपको। हो सकता है उसमें एक डेंजरस पॉइंट ये भी रहता है कि मान लो कॉलेज X है और कॉलेज Y है, कॉलेज Z है, तीनों एक ही वक्त पे वैकेंसी राउंड ऑपरेट कर रहे हैं। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चा खुद एक जगह पे रहता है, माँ दूसरी जगह पे रहता है, बाप कहीं, ऐसा अलाउड है। तो लेकिन आपको जो पहले मिल गया डॉक्यूमेंट जमा करना, तो इसलिए आप बिल्कुल तैयारी से इसलिए हमारी राय ये बनती है कि राउंड 3 जो है वहां पर आप तय कर लीजिए कि बस अब बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं, क्योंकि अब उसके बाद आप तकलीफ में आ जाओगे, क्योंकि वो वक्त ऐसा रहता है, कभी कभी उस वक्त पे बारिश ज्यादा रहती है। ये भी हो सकता है। आप मान लो कोई आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब दूर रहते हो, आप ट्रेन जर्नी, ऐसे केसेस हुए हैं
कि हम नहीं तो आ पाए, हाँ। ट्रेन में आ रहे थे लेकिन ट्रेन लेट हो गई, या इतनी बारिश हो गई कि हम पहुंच ही नहीं तो जो भी हो उससे कुछ कॉलेज को मतलब नहीं है। वो तो कॉलेज भी ये वैकेंसी राउंड ऐसे ऑपरेट करती है जैसे मतलब सीईटी पहले 90 अप वालों को बुला लिया, फिर सेकंड टाइम स्लॉट में 80 to 90 वालों को, इस तरीके से। तो आपको पूरी तैयारी, आपको डिमांड ड्राफ्ट उतने जितने जगह पे आपके रिलेटिव्स बैठे उतने डिमांड ड्राफ्ट लेके बैठना पड़ेगा। अब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब सबमिट हो गए। अब आपको हर कॉलेज एक रिसिप्ट इश्यू करेगा कि भाई ये कैंडिडेट के ये चीजें हमारे पास। अच्छा, एक ऐप में भी मेरिट लगती है ना? तो एक ऐप, लेकिन अक्सर ये चीजें कॉलेज ये करते कि भाई दोनों चीजें एक साथ ऑपरेट हो जाती हैं। तो अब ये कॉलेज के लेवल पे है, तो वो चीज आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे। अब रही बात इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स की, ये 20% होती है। 20%, 20%। 60 सीटें हैं तो 12 सीटें। 12 नहीं, हाँ 12 सीटें। अब ये इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो भी आपको कैप में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं तो मैनेजमेंट कोटा से जाऊंगा तो मैं इधर क्यों जाऊं। मतलब आपको एडमिशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन करना है। बिल्कुल। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कहाँ हम ये सब राउंड के चक्कर में पड़े भाई, राउंड घूम रहे, उससे भले ही ऑप्शन राउंड ना भरे, वो अलग बात है, लेकिन आप एडमिशन रजिस्टर करना और वेरीफाई भी कराना। वेरिफिकेशन के पहले 2 स्टेप्स आपको कंपलसरी है। अब आपके पास कॉलेज जहां पे एडमिशन लिया वो एक रिसिप्ट इश्यू करेगी। अब वो रिसिप्ट के बेसिस पे हो सकता है आपका अभी नीट बाकी है या कुछ बच्चे दोनों टाइप के एडमिशंस प्रोसेस में रहते हैं, तो वो रिसिप्ट से आप काम चला सकते हैं। भाई हमारे ओरिजिनल्स ये कॉलेज के पास है, वो कॉलेज के प्रिंसिपल इश्यू करते हैं, तो उसकी वैल्यू रहती है। कोई भी दूसरी कॉलेज ये नहीं कहेंगे कि भाई ओरिजिनल लाओ ही ना, भाई ये मेरे पास वहां पे जब एडमिशन मैं कैंसिल करूंगा जब मुझे मिलेगी वापस, और वो वापस वहां पे लाके जमा करना। हाँ, ये तरीका रहता है। तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ी ट्रिकी है और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें वक्त लगता है। तो आपको सब्र करना है, सब्र बहुत करना है। और उतने दिनों तक आपको कहीं भी बस हम वहां घूमने जाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन है, नहीं, क्योंकि बच्चे 1-1.5 महीने का 2 महीने का प्रोसेस है। इसमें कहीं भी इधर उधर जाने का प्लान, ये बच्चे का सवाल है, लाइफ का सवाल है, पूरी लाइफ। अब कुछ जो चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे TFWS के बाद। TFWS का फुल फॉर्म होता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। अब आपको TFWS या तो गर्ल्स एजुकेशन का फायदा लेना है, कोई भी स्कॉलरशिप का फायदा लेना है, तो आप मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखिए। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का, हाँ महाराष्ट्र, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसका सिंपल टेस्ट है कि मराठी में लिखा होना, तो समझ लो महाराष्ट्र का है। और आपका इनकम सर्टिफिकेट जिसको मराठी में वार्षिक उत्पन्न दाखला, जो 8 लाख से कम का होना चाहिए। 8 लाख से कम का होना चाहिए। एंड वैलिड अप टू 31 मार्च 2027। ओके, मतलब तो अगर 1 अप्रैल 26 के पहले निकाला होगा तो आपको वो वैलिड नहीं है। उसमें लिखा रहना है 31 मार्च 2027 वैलिड है। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2026 के बाद आपने निकाला होगा तो ऑटोमेटिकली 27 तक वैलिड वो रहेगा वैलिड। तो TFWS स्कीम ये ऐसी स्कीम है कि जहां पर आपको पूरी के पूरी ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है। अगर आप कोई भी कॉलेज का एडमिशन देखो, ये फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो मेजर कंपोनेंट है वो ट्यूशन फीस है, तो वही माफ होगी। तो यूं समझो 20-22 हजार में वो बच्चे का एडमिशन हो जाता है। 4 साल की डिग्री वो 1 लाख से कम में कंप्लीट कर रहे हैं, हो जाते हैं। बहुत फायदे की चीज है ये। लेकिन अब फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम हो जाएगा। इतना अच्छी स्कीम है तो उसके लिए मेरिट भी हाई रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि आप TFWS पे आपको अलॉटमेंट आ रहा है तो प्लीज इधर उधर मत जाइए, वो जो मिल रहा है सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि आप नहीं तो कोई दूसरा लेगा। और TFWS से फर्स्ट राउंड में ही फुल हो जाता है। अक्सर 99% फुल हो जाता है। आप उसको
अवेलेबल मत समझे राउंड 2 की। हाँ, राउंड 2 में तो जिसको रहता भी है। मिलेगा जाहिर सी बात है सबसे पहले पिकअप कर लेता है। हाँ अब गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी यही है। हाँ। आपको TFW अपना डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम। 8 लाख से कम। जब भी मैं इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ तो 8 लाख से कम वाला है। गर्ल्स के लिए भी तो ट्यूशन फीस पूरी माफ है। तो वो गर्ल्स के लिए ऑलमोस्ट TFWS ही हो जाता है, तकरीबन वही है। लेकिन उसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं EBC की तरफ से आता है। तो EBC की तरफ से आता है। TFWS आपको भरना ही नहीं है। हाँ, भरना नहीं, इनको भरना है, वापस गवर्नमेंट से आता है। या तो कोई कॉलेज एक अंडरटेकिंग भी लेती है हाँ कि भाई क्योंकि सब्जेक्ट टू EBC की एप्लीकेशन, आप मान लो EBC अप्लाई नहीं करते हैं तो कॉलेज एक अंडरटेकिंग लेती है कि भाई अगर आप अप्लाई नहीं करते या आपकी एप्लीकेशन किस वजह से रिजेक्ट होती है तो आप पूरी फीस भरोगे। तो अच्छा, आप ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, इसमें सिद्दीक माइनॉरिटी है। हाँ, तो माइनॉरिटी में 50,000 रुपीस मिल जाते हैं। 50,000 मिलता है। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट? यही तकरीबन बस यही सब डॉक्यूमेंट्स ही आप रखिए। आपको जरूरत है नहीं है, लेकिन डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट बना के रखिए। अगर आप OBC का बेनिफिट क्लेम करने जा रहे हो तो उसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रहना, वो भी 8 लाख से कम वाला। और अगर आप कास्ट रिजर्वेशन में आ रहे हैं, SC ST वगैरह में, NT वगैरह में आ रहे हैं, तो आपका कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। अब OBC में और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर कोई दूसरे स्टेट के हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पर जो कास्ट OBC में काउंट महाराष्ट्र का वो सर्टिफिकेट चाहिए। इसलिए आपको OBC का सर्टिफिकेट है या कास्ट वगैरह का सर्टिफिकेट की जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र के। कुछ स्टूडेंट आते हैं सेंटर के लेके डॉक्यूमेंट, एग्जैक्टली वो नहीं वैलिड है। नहीं। अब एक लास्ट पॉइंट जो अक्सर पेरेंट्स से ये करते रहे, EWS का। EWS एक कोटा है। एक जैसा TFWS ओवर एंड अबव आता है, EWS एक कोटा है। अब EWS वो कॉलेज के पास मिलता है जो 100% कैप के थ्रू आते हैं, जिसमें माइनॉरिटी नहीं। हमारे पास माइनॉरिटी है तो हमको EWS का बेनिफिट नहीं मिलता। माइनॉरिटी कॉलेजेस कुछ दूसरी भी कॉलेजेस ऐसी है कि जो है माइनॉरिटी का स्टेटस उनके पास, लेकिन 100% सीट्स कैप से लेती है, तो वहां पे आपको EWS मिलेगा। तो EWS का बेनिफिट आप हर कॉलेज में नहीं ले पाओगे। ओके। तो उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट रहेगा? सब वही आप। और EWS में फीस? EWS जो रहती है आपको स्टेट लेवल का EWS, सेंटर का भी रहता है EWS, दोनों आप इसमें स्टेट का रखिए। लेकिन चूंकि हमारे कॉलेज में वो चीज एप्लीकेबल नहीं है तो हम उसके बारे में ज्यादा बात न करें। जो एक जनरल बात ये है, उसमें फीस कितनी माफ होती है? बेसिकली वो TFWS की रेंज में ही आता है, लेकिन मतलब 50% माफ होती है। बेसिकली वो एक कोटा है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप ये फर्क समझिए, वो कोटा है। TFWS ओवर एंड अबव आता है। ओवर एंड अबव जैसा 60 या 120 इनटेक है तो 5% ओवर एंड अबव आता है। ये ICT की तरफ से। अब उसमें ये चीजें आपके 60 इनटेक है तो 60 के अंदर वो एक पॉकेट है कि जिसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ओके। उम्मीद है कि मेरा बेनिफिट। बिल्कुल सर, आपसे बहुत सारी बातें आपने बताई हैं जो मुझे खुद नहीं पता था। थैंक यू। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो आपने सारी चीजें बताई हैं वो स्टूडेंट और पेरेंट्स को बहुत फायदा देंगी और बहुत सारे कंफ्यूजन इससे क्लियर होंगे आपके। इस दुआ करें हमारे लिए, दुआ करें आपको। अगर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपने बहुत ही तसल्ली बख्श आंसर दिया, और आपका एक्सपर्टाइज एडमिशन प्रोसेस में तो आप काफ़ी सालों से हैं, तो बिल्कुल हमारे व्यूवर्स को इसका बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या बस यूं समझे, ऑल द बेस्ट कह दीजिए। और अगर हमारी जरूरत महसूस होती है, जरूर देखें। जरूरत महसूस होती है, हमसे राब्ता कायम कीजिए, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सर का पॉडकास्ट बिल्कुल जरूर देखिए। आपके सारे सवालों का जवाब सर ने बिल्कुल आसान तरीके से दिया हुआ है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।